फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने इवन फॉन्ट तक वही रखवाया है जिस फॉन्ट में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये हमें छोटा लग रहा है पढ़ने में, बट पेपर में सेम फॉन्ट आता है, एग्जैक्ट सेम फॉन्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पोल आपके सामने है, जवाब कीजिए, जवाब दे दीजिए। और फॉन्ट हम कल इसको कोशिश करेंगे बदलवा दें, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ी सी ऑनलाइन में इसमें दिक्कत होती है, बट ऑफलाइन में तो ये पेपर में तो ऐसे ही आता है, यही आता है, ठीक है ना बात। तो ये एक बात हुई, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, पोल आपके सामने है ना, बहुत बढ़िया। बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे करके करेंगे, डोंट वरी। देखो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो अब बातों से हटके। क्या क्वेश्चन पूछा है, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। मतलब अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है एक डैश स्थिति है। कैसी स्थिति आप खुद सोचिए, जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी डिसलेक्सिया एक कैसी स्थिति है और शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करती है। सिंपल, फिल इन द ब्लैंक। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये पता नहीं बफरिंग क्यों होने लगती है, समझ ही नहीं आता है ना। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी शारीरिक स्थिति है जो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या है, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज है, यानी एलडी बोल देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। 1960s में सैमुअल किर्क नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एलडी वर्ड दिया था। सैमुअल किर्क नाम के एक व्यक्ति थे, हिंदी में किर्क लिख देती हूँ, जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज वर्ड दिया था, यानी अधिगम अक्षमताएं। इसमें आपकी कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, काम का सोच रही हूँ मैं आपके, मतलब हैं तो बहुत सारी, जैसे डिस्थीमिया वगैरह आपसे पूछता नहीं है, डिस्टोपिया आपसे पूछता नहीं है, तो मुख्य रूप से तो 3-4 हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, यही मुख्य, या डिस्प्रैक्सिया पूछ लेता है हद से हद, तो ये 4 आपसे ज्यादा पूछता है, ठीक है बात। अब ये कैसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कोई। अच्छा, इसमें सिंपल बात आप याद कीजिए, तारे जमीन पर मूवी याद कीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल भी है, ईशान अवस्थी बच्चा याद आएगा आपको। क्या उसको दिखने में कोई समस्या थी, उसको डिसलेक्सिया था मूवी में, है ना। क्या उसको दिखने में, चलने में, फिरने में, शरीर में कोई दिक्कत थी उसके, नहीं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल समस्या तो नहीं है, ये दिखती नहीं है। डिसलेक्सिया किसी भी बच्चे को हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको विजिबल हो के उसके हाथ में कुछ अलग से चोट लगी हुई होगी या शरीर में कोई दिक्कत होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो ये कोई शारीरिक कंडीशन है, बिल्कुल नहीं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है ये। और इसमें दिक्कत कहां होती है, सोशलाइज करने में, दूसरों के साथ, लोगों से घुलने मिलने में नहीं, इसमें पढ़ने से में दिक्कत होती है। नाम ही है अपठन वैकल्य, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये, एक पढ़ने में विफलता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, एंजाइटी होती है बच्चे को। तो ये क्या हो गया आपका, सोशलाइज विद पीयर्स। ये कौन सी समस्या को दर्शा रहा है, कोई बता पाएगा। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग है, सोशलाइज करने में दूसरों के साथ दिक्कत आएगी, कोई एक कंडीशन नहीं है, क्योंकि आधी बात सही है ऑटिज्म के बारे में, सोशलाइज करने में दिक्कत आती है ऑटिज्म में, ऑटिज्म भी एक समस्या है, ठीक। और फिजियोलॉजिकल आवश्यकता जरूरी नहीं वो इंपेयरमेंट में हो सकता है, जरूरी नहीं ऑटिस्टिक बच्चे को शरीर में ही कुछ दिक्कत हो दिखने में, ठीक। तो ये पूरा आंसर किसी के भी प्रति सही नहीं है, आधा सही है। डिसलेक्सिया इज अ सेंसरी, सेंसेस में कोई दिक्कत है, देखने में, सुनने में, चलने में नहीं। कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स नहीं, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम है, पिक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, नहीं ड्रॉ करने में नहीं, पढ़ने में दिक्कत है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इस पे भी हमने बहुत बार चर्चा की है, अगर आप प्रीवियस वीडियो सिर्फ यूट्यूब वाली भी देखेंगे। क्या है ये, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तंत्रिकीय समस्या है, स्थिति है अगर मैं कहूं, विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। इसमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बच्चे की डिस्टर्ब होती है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, इसको आप स्वर या स्व साउंड से संबंधित होती है, वैसे ध्वन्यात्मक अवेयरनेस को जो भी कहेंगे, एक बार देख लेना अपने आप ट्रांसलेट करके, ध्वन्यात्मक जागरूकता कह देंगे। ध्वन्यात्मक जागरूकता से संबंधित है कि ध्वनि के प्रति जो जागरूकता है, यानी किस ध्वनि से मिलकर क्या शब्द बनेगा, इसको कोरिलेट करने में बच्चे को दिक्कत होती है। इन शब्दों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है मैं ऐसी कोई लोरी सुना रही हूं कि मेरा मन कर रहा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बोलूंगी आज, है ना। ये पूछ सकता है पेपर में, टर्म है, एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म है, साउंड रिलेटेड। मतलब साउंड को लेटर के साथ एसोसिएट करने में दिक्कत है बच्चे को। आप बी बोलेंगे, उसको डी समझ में आ सकता है, यानी मिलती जुलती जो लेटर्स होते हैं उसमें वो गड़बड़ कर जाएगा। वो ए को हो सकता है उसके ब्रेन में एक ही जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है वो ऐसी हो और आपके लिए ऐसी है, तो उसकी ब्रेन की प्रोसेसिंग उस तरह की है। ऐसा नहीं कि बच्चे की बुद्धि में कोई कमी है, आईक्यू में कोई दिक्कत है, नहीं, एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है।
तो एक तो ये न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम होती है टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, साउंड्स को सिंबल्स के साथ लिंक करने में। इसी को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी कहते हैं, कि जब आप साउंड को सिंबल के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। कि आपको बोला कैट, तो आपके दिमाग में साउंड लिंक हुई कैट, CAT कैट। तो ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के कारण आपको आसानी हुई इसको लिखने में, है ना। आपको कहे कि चौक लिखिए, जबकि चौक एक हिंदी वर्ड है ना, चौक वो चौराहे वाला चौक। ये बैच में टीचर्स हैं सारे और आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पे, मान लीजिए चौक एक हिंदी वर्ड है, तो आप एक फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ही तो है आपकी, जो साउंड को सिंबल के साथ रिलेट करती है दिमाग में। चौक, तो आप सोचते हैं औ की मात्रा आएगी शायद, है ना। तो ये क्या हुआ, आप साउंड को सिंबल के साथ, च वर्ड आपके दिमाग में फीडेड है ना। जब आपको काओ बोला जा रहा है तो आप ये सिंबल्स को साउंड के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को इस चीज में दिक्कत होती है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने बी बोला तो बी की जगह कई बार वो डी लिख सकता है, 6 की जगह 9 लिख सकता है, रिवर्स में पढ़ लेता है कई बार, रिवर्स में लेटर्स। तो पढ़ने में अक्षमता है, दिक्कत है। तो एक तो ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ना कि कोई शारीरिक समस्या, और दूसरा इसमें दिक्कत होगी लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। अच्छा, इसमें और क्या दिक्कतें होंगी उस पर भी अभी आएंगे। ये एग्जाम्पल था जिसमें आमिर खान थे, तारे जमीन पर, एक अच्छी सी मूवी है, टीचर्स को देख लेनी चाहिए, है ना। तो ये बच्चे को समस्या थी, अगर इनको क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ने को कह दिया जाए, पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी फील करते हैं डिस्लेक्सिक बच्चे, जिनको भी डिस्लेक्सिया है, ठीक। तो इसीलिए इसको पठन संबंधी विकार भी कह रहे हैं हम, रीडिंग डिसऑर्डर भी इसीलिए कह रहे हैं, ठीक। तो अगर हम देखें, इतनी क्या जल्दी पोल हटाने की, अगर हम देखें यहां पे, तो डिफिकल्टी स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स को स्पेल करने में समस्या होती है बच्चे को, कॉट बोलने में, मतलब स्पेलिंग और लिखने में तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। जब पढ़ने में दिक्कत है तो लिखने में तो स्वाभाविक है कि दिक्कत आ जाएगी। ये अपने आप में पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है, बट यहां पे पढ़ने में भी समस्या, सॉरी लिखने में भी समस्या आएगी, क्योंकि अगर बच्चे ने बी को डी पढ़ाया तो वो डी ही लिखेगा, बी थोड़ी लिख देगा, ठीक। तो एक तो स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स में भी दिक्कत उसको होती है, दूसरा अगर आप स्पेलिंग पूछ लें तब भी दिक्कत होगी, पढ़ने में भी दिक्कत होगी। रिलक्टेंस टू रीड अलाउड इन क्लास, यानी क्लास में अगर खड़े होकर पढ़ने को कह दिया जाए, बहुत ही ज्यादा वो अलग अलग तरह के दिमाग में सिंबल्स चलने लगते थे, आपको याद होगी वो मूवी, अगर ईशान अवस्थी को खड़ा कर दिया जाए पढ़ने के लिए तो इनको बहुत एंग्जाइटी होती है पढ़ने के अराउंड। कंफ्यूजिंग लेटर्स विद सिमिलर शेप्स, तो जैसे पी और क्यू है तो ये लगभग सेम से दिखते हैं, बस ऑपोजिट हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। बी और डी है, 6 और 9 है, वॉज को 100 पढ़ सकते हैं, 100 को वॉज पढ़ सकते हैं, है ना। और क्या है, मिक्सिंग अप द पोजीशन ऑफ साउंड्स इन अ वर्ड। भाई फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे थे कि जो साउंड है, पोजीशन किसी वर्ड की एन है किसी जगह पे, प्रोनाउंस किसी और जगह पे कर देंगे, क्योंकि वो साउंड और वर्ड के जो कोऑर्डिनेशन है, या फिर मैं कहूं सीक्वेंसिंग है, देखना यार चल गया हो तो पता नहीं। ये सारी दिक्कतें यूट्यूब की क्लास में आती हैं, शाम से क्लासेस चल रही हैं बैच में, तब तो कोई दिक्कत आई नहीं, और अभी अटक गया। खैर कोई नहीं, हाँ बफरिंग है नो। तो यहाँ पे रिवर्सल हो जाता है कई बार, साउंड्स और सिंबल्स एक साथ में मिक्सअप हो जाते हैं कई बार। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो पोजीशन है, मान लीजिए इस एम की पोजीशन आगे थी लेकिन पीछे ले आया बच्चा, एनिमल बोलना था या एनिमल पढ़ना था, वो एमिनल पढ़ रहा है, तो वो रिवर्स कर देता है कई बार पोजीशन को। तो इसीलिए लिंक करना साउंड को सिंबल के साथ, इसमें दिक्कत यहां पर होती है डिस्लेक्सिया में। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो इस केस में जरूरी नहीं आप बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब एंग्शियस नहीं फील कराना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा किसमें, कमेंट्स में। बहुत बढ़िया। देखो बैच में अगर आप ले रहे हो तो सीरियसनेस ज्यादा रहेगी, आपका रूटीन बेहतर बन पाएगा, डिस्ट्रैक्शन कम रहेगी, क्योंकि वहां आप फिर शांति से एड फ्री होकर के सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल होगा पूरी बैच पे। ऐसा तो है नहीं कि गाने भी आ रहे होंगे साथ में सजेशन में। चलिए आ जाइए फटाफट से वापस से। और पोल में जवाब आप 34% लोग कह रहे हैं कि डी ऑप्शन है, देख लेते हैं, डोंट वरी। 37% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं फटाफट से। असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर 2 में 6 हैं और पेपर 1 में 4 क्वेश्चन है। अब अभिकथन की अगर मैं बात करूं तो एक कथन है और एक उसका कारण है। आपको चेक करना है क्या ये कथन अपने आप में सही है, क्या ये इसका कारण सही है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है ना। नहीं तो क्या होगा, ब्रेकअप। असर्शन की अगर हम बात करें अभिकथन, तो लर्निंग एक स्टेटमेंट ए दिया हुआ है,
क्या कहता है ये? लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ? वास्तविक जीवन की समस्याओं से, रियल लाइफ एग्जांपल से और मूर्त अनुभवों से। यानी जब आप बॉटल की बात कर रहे हैं तो आप बॉटल दिखा दें बच्चे को या उसकी पिक्चर दिखा दें तो ये मूर्त हो जाएगा, जिसको वो टच और फील कर सकता है। तो एक तो रियल लाइफ एग्जांपल्स और ऊपर से चीजें मूर्त। अगर आप मान लीजिए नहीं दिखा पा रहे हैं डायरेक्ट बॉटल की पिक्चर दिखा दी तो काफी हद तक मूर्त हो गया दिमाग में, अमूर्तता नहीं है, एब्स्ट्रैक्टनेस नहीं है कि उसको पता ही नहीं है किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे अनुभव देने से सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं, मल्टीपल वेज में वो सीख पाएंगे। ये तो ट्रू बात है, सही है ये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट है। तो ए इज ट्रू, चलो मान लिया। अब आर भी तो पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। मतलब क्या है कि जो विकास है वो ऑर्डर में होता है, क्रम में होता है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप जवान होते हैं, फिर आप बूढ़े होंगे। ये क्या है? एक ऑर्डर है, उल्टा नहीं होता। तो ये ऑर्डरली है और सीक्वेंस में है एक, ऐसा नहीं है इसका उल्टा सही हो जाएगा। ये बात तो सही है, सबको पता है हमें ये बात कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इस बात में अपने आप में कोई दिक्कत है इंडिविजुअली? नहीं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है ना? क्या ये पर्सन आर ए के लिए सही है? अब ये चेक करना है। ये अपने आप में बढ़िया है, ये अपने आप में बढ़िया है। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल वेज फॉर लर्निंग। यानी अलग अलग तरीके से सिखाओ, जीवन से जोड़ के सिखाओ, मल्टीपल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दो बच्चे को तो अच्छा सीखेगा, मल्टीपल वेज में सीखेगा। ये बात सही है। ये कहना है डेवलपमेंट, इसका रीजन क्या दिया? डेवलपमेंट तो ऑर्डर में होता है और सीक्वेंस में होता है। यहां कोई ऑर्डर और सीक्वेंस की बात हुई है? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो ये कुछ और ही गा रहे हैं, ये अपना कुछ और ही चल रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्या हो जाएगा? ब्रेकअप ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 38% दे भी रहे हैं आंसर। बोथ ए भी सही है भाई, सही है, वास्तविक अनुभवों से सिखाओ। और आर भी सही है कि डेवलपमेंट ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, स्टेजेस में होता है, सही है बात। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है जो सवाल यहां पे किया गया था, जो कथन में जो बात कही गई थी उसका कारण सही नहीं है। ये अपने आप में इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है, जो कारण है अपने आप में एक सेंटेंस सही है, कॉन्सेप्ट सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है? नहीं भाई, नहीं करता है। इसको ठीक कीजिएगा, यहां पे सही व्याख्या नहीं करता है। कुछ तो गड़बड़ किया हमारे टाइपिस्ट जी ने, है ना? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कुछ तो इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हुई है। तो आंसर जो है इसका हम डी लेकर के चलेंगे। अभी के लिए एक बार मैं इसको चेक भी कर लूंगी कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कुछ जो भी गलती है। एक बार दिखाना यार, ये जो ऑफिशियल पेपर में क्या दिया हुआ। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेती हूँ। इतने आप पोल में जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 का पोल मैं आपको दे देती हूँ। 1 2 3 4। आप इतने जवाब दो, इतने मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो ऑफिशियल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना था वो? 2 क्योंकि वो हिंदी में कुछ लिख दिया इन्होंने, इंग्लिश में कुछ लिख दिया, लापरवाही का नतीजा। सही जवाब है वो हिंदी में गलत लिखा हुआ है। लो, आप लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। एक मिनट रुकना, देखो एक बार, इसमें आप थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 60% लोग कि ये सही है, सी ऑप्शन। चलो अभी चर्चा कर लेते हैं इस पर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें ना हिंदी में ठीक कर लेना इसको। ये दोनों सही नहीं है क्योंकि ये व्याख्या कुछ और कह रही है और स्टेटमेंट कुछ और कह रहा था। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, लिख लेना यहाँ पे, नहीं करता है। मुझे पेपर में बस ये देखना है कि नहीं यहाँ पे भी लिखा हुआ है या नहीं, है ना? ऐसे तो फिर ये सही हो जाएगा लेकिन यहां से नहीं हट जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है। डी सही था इसका, इंग्लिश वाले को ही फाइनल मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस सच एज हाउ मेनी एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज डैश।
पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में, यानी पुस्तकों में जब हम दिखा रहे हैं कि 2 महिलाएं मिलकर के, 2 पुरुष जिस काम को 1 दिन में करते हैं, 4 महिलाएं मिलकर के उसी काम को 2 दिन में करती हैं। पता क्या लग रहा है कि महिलाएं कम काम करती हैं। या फिर हम टेक्स्ट बुक में दिखा रहे हैं कि पापा बैठे हुए हैं रिमोट लेकर के सोफे पे और मम्मी किचन में काम कर रही हैं। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि आजकल चेंज हो रहा है, तो पाठ्य पुस्तक और मीडिया में भी हम ये दिखा रहे हैं सारे जो घरेलू काम के ऐड हैं, चाहे वो डिश वॉशर का हो, चाहे वो कपड़े धोने का आपका जो वॉशिंग पाउडर है उसका हो, सब फीमेल्स ही उसमें दिखाई जा रही हैं ज्यादातर। वो सलमान खान को बीच में ले आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मेजरली काम करते हुए वही दिखाया जा रहा है। तो पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में या किसी और एक्टर को, अब और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंज हो रही हैं चीजें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसको प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसे प्रश्न से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, बताइए। पहला ऑप्शन है रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, कि जेंडर आइडेंटिटी बेटर होगी किसी की कि वो मेल है या फीमेल, इससे उसको पता लगेगा, नहीं। डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, कि यानी जेंडर रोल फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि झाड़ू घर में पापा भी लगा सकते हैं और मम्मी भी लगा सकते हैं, खाना घर में पापा मम्मी दोनों बना सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को हतोत्साहित कर रहे हैं, नहीं, ये तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि कोई एड है जो सिर्फ महिलाओं पे किसी चीज की टिप्पणी करता है ना, जैसे अभी एनिमल मूवी आई थी तो उस पर बहुत चर्चा हुई, तो वो क्या है, एक तरह से डिस्कशन है, जरूरी है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, ठीक। तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगर हम मीडिया में और पाठ्य पुस्तक में जो विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स हम स्टीरियोटाइप्स जो चले आ रहे हैं, स्टीरियोटाइप किसको कहते हैं हम, रूढ़िबद्धताएं या रूढ़ियां जो चली आ रही हैं पहले से, और रूढ़िबद्धता में ज्यादातर संभावना होती है कि कोई एक को फायदा मिल रहा होता है, दूसरे को नहीं मिल रहा होता उतना, यानी इसमें बराबरी या इक्विटी की बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती, बहुत ज्यादा इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं होता, ठीक। जैसे लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, ये एक स्टीरियोटाइप है, ये लड़कों को कह दिया जाता है रोने पे, जब वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लड़की हो क्या, है ना, क्यों लड़कियों की तरह रोते हो, तो ये भी स्टीरियोटाइप है। क्यों? क्योंकि चला आ रहा है, हमने लड़कों के रोने को नॉर्मल नहीं रखा, ठीक। तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहे हैं जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, किसी मूवी में आपने लड़कियों को रोते हुए देखा, आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन कर रहे हैं आप जेंडर स्टीरियोटाइप को, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टेंसी को। भाई कॉन्स्टेंसी होता है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे और आएगा कि जब बच्चा ये समझने लगे 3 से 4 वर्ष में कि जो मेरा जेंडर है, जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता, कि मैं मेल हूं तो फीमेल हो जाऊं, बॉय हूं तो गर्ल हो जाऊं, गर्ल हूं तो बॉय हो जाऊं, है ना, वो जेंडर कॉन्स्टेंसी है। तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जब आप चर्चा करने लगे जो भी मीडिया में या न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन है, एक कथन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम adaptations should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा कैसी है, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए एजुकेशन, चाहे किसी को देखने में समस्या है, चाहे कोई गिफ्टेड है, चाहे कोई स्लो सीखता है, हर बच्चा एक क्लास के एक छत के नीचे अच्छे से सीख पाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद या डिसेबिलिटीज के भी बावजूद या गिफ्टेड होने के भी बावजूद। तो समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, यानी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज जो हैं और असेसमेंट के तरीके, उन सब में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, उनकी डिफरेंट नीड होगी। बात तो सही है भाई, आप डिफरेंट तरीके से असेस करो। वो बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसको थोड़ी कहोगे कि तुम एक काम करो कि बोर्ड पे देख के जवाब दो, आप उसको डिफरेंट तरीके से असेस करोगे। तो मल्टीपल वेज में आप यहां पे सिखाते भी हो और आकलन भी करते हो, टेस्ट भी लेते हो या जांचते भी हो बच्चे को। ट्रू है बात। रीजन क्या है इसका, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। ये समावेशन का जो दर्शन है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो पूरा एक यूनिट 2 है आपकी 5 नंबर की, वो जो उसके पीछे जो फिलॉसफी है, दर्शन क्या है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से, यानी आप बच्चे का टेस्ट लो और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के अंदर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो और सबको बना दो रोबोट्स। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, बच्चे अपनी भाषा में, अपने जेंडर में, अपने कल्चर में, अपने कास्ट में और अपनी क्षमताओं में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, अपने इंटरेस्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये कह रहे हैं ये टेस्ट वगैरह करके सबका इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म कर दो, सबको रोबोट बना दो, जो कि गलत बात हो गई। तो ये तो अपने आप में रॉन्ग है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए इज द राइट आंसर। सी क्यों कह रहे हो यार आप लोग,
ये आप क्या याद कर लेते हो, क्या हो गया, क्या पढ़ लिया ऐसा? कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे, बैच वगैरह में भी अभी चलेगा, सिलेबस होगा आगे, तो चीजें ठीक होती जाएंगी। ये एकदम खराब तरीका है कि आप 64% लोग सी जवाब दे रहे हैं। मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, मुझे डाउट हो जाता है आपकी ऐसी हरकतों पे, ठीक है ना। अभी कोई बात नहीं, आप ये मत मानो कि आप सारे सवाल सही कर पाओगे, अभी पहला ही दिन है, ये तो हमारा एनालिसिस करना जरूरी है, इसलिए ये मैंने बैच में नहीं लगाई है क्लास, क्योंकि अभी पहले पढ़ तो लिए हम कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको ऐसा लगता है, कई लोग होते हैं भाई उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं तो उनको सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, या पुराने वीडियोस देख लिए हैं, या कई लोगों को लगता है कि हम तो सीधा क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। इवन समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने के लिए, देखो मतभेदों को आप नेगेटिव मत लो, इंग्लिश में पढ़ो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहेंगे इनको, इसीलिए हिंदी फंसा देती है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद सुन के ऐसा लगता है यार कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन की बात हो रही है, जबकि यहां व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है कि अलग अलग, एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, विभिन्नताएं होंगी, सब अपने रंग में, रुचि में, अपनी क्षमताओं में, अपने कल्चर में यानी संस्कृति में डिफरेंट होंगे। ये कह रहे हैं उसको खत्म कर दो तो बच्चे तो रोबोट बन जाएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है, तो ये ए एंड आर आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आर तो पहले ही गलत है, तो नीचे के दो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, यानी एक टीचर ने ये नोटिस किया कि उसकी एक छात्र है या उसका एक छात्र है जो अत्यधिक विचलित है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जल्दी से, कहीं से आवाज आ जाए या वो थोड़ी देर भी टिक के कोई काम कर नहीं पाता, कोई होमवर्क मिले या कोई भी अगर बोर्ड से भी उसको कुछ नोट डाउन करना हो तो वो नहीं कर पाता। ये नोटिस किया, उसको अटेंशन पे करने में, क्लास के दौरान ध्यान लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, वो उछलता कूदता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहता है, उसका ध्यान टिक नहीं पाता, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाता। Which of the following strategies would be an effective strategy in helping the student stay focused? ऐसे बच्चे के फोकस को बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाए, किस रणनीति को ध्यान में रखें कि वो बच्चा जो टिक के नहीं बैठ पा रहा, जिसका ध्यान बार बार भटकता है, उसके ध्यान को ठीक किया जा सके या उसके साथ कैसे डील करें। पहला ऑप्शन है पेडागोजिकल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी आप एक उसको टाइमर दीजिए कि बेटा ये एक पेज है, तुमको इतनी मिनट में ही लिखना है और ये घंटी बजेगी, तो उसका ध्यान थोड़ा सा, जब आप टाइमर लगा के बैठते हैं, आप अगर पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं, आप सोचते हैं चलो बैठ जाता हूं और एक 20 मिनट का टाइमर लगाता हूं या लगाती हूं, थोड़ा सा फोकस बेटर होता है, एक अलर्टनेस आती है। और ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, इनको एडीएचडी वाले बच्चे कह सकते हैं हम, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन एडीएचडी का एक क्वेश्चन जरूर आता ही है, डिस्लेक्सिया का क्वेश्चन आता ही है पेपर में, फिक्स्ड है ये क्वेश्चन एक तरह से, बस हल्का सा तरीका चेंज होगा। ये एडीएचडी वाला बच्चा है जिसका ध्यान टिक करके, मतलब ये ज्यादा देर टिक करके नहीं बैठ पाता, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसी एक टास्क को, यानी 30 मिनट का काम है तो उसको 5-5 मिनट के 6 स्लॉट में डिवाइड कर दिया, टाइमर लगा दिया, ताकि वो रेगुलेट कर पाए, सेल्फ रेगुलेशन हो पाए उसके लिए। बात तो सही है, फिर भी सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, यानी उसको दंड दिलवाओ कि आपका बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता। देखो आपको ना बाहरी साधन तब यूज करने हैं जब आप पहले खुद से सारा कुछ कर चुके हो, और क्लासरूम में ज्यादातर पेडागोजिकल क्वेश्चंस में आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, ना कि पेरेंट्स से शिकायत कर देंगे, प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे, ये रेयर कभी काम में आएंगे। आपके पुराने टाइम में जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते थे उसमें इस तरह की चीजें होती थी, अभी बहुत रेयर है कि सीटेट में आपसे कोई क्वेश्चन हो ऐसा जिसमें पेरेंट्स को बुला करके डांट लगाने की बात हो, प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे, ये सब नहीं। आप क्या कर सकते हैं वो देखना है आपको। तो गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सही है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। पेरेंट्स को बुला करके डांट लगाएंगे, है ना, सख्त कार्रवाई करेंगे, भाई बच्चे को दिक्कत है नेचुरली, तो ये तो गलत है। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, देखो एकदम खराब तरीका है, पहले ऐसा होता था स्कूल्स में, आज भी होता होगा कहीं ना कहीं, कि एक चीज को 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, इसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, रोट मेमोराइजेशन, है ना, कि रिपीटेड टास्क उसको करने के लिए बार बार, एक तो वो पहले ही ध्यान नहीं लगा पा रहा, जब आप सेम चीज करने को देंगे और ज्यादा बोरियत होगी। डी ऑप्शन है स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, यानी छात्रों को सख्ती से कहेंगे भैया अपना ध्यान, अपने अवधान की अवधि बढ़ा लो,
अगर वो अवधान की अवधि बढ़ा पाता तो खुद नहीं बढ़ा लेता, वो उसकी नेचुरल दिक्कत है। आपको ये नहीं करना कि बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी है, आपको ये देखना है कि आप एज अ टीचर क्या कर सकते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बच्चा भगवान का बिल्कुल डायरेक्ट रूप है और आप एक सुपरमैन सुपर वुमेन है जिसको सारी समस्याएं सॉल्व करनी है। सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस में यही चीज लागू होती है। तो बच्चों को आप एक टाइमर देंगे जिससे उसको टाइम डिवाइड करके सीखने में मदद मिलेगी और वो थोड़ा ध्यान टिका करके बैठ पाएगा। आते हैं पहले, बाद में समझेंगे इसमें एडीएचडी की जो समस्या थी बच्चे को। एडीएचडी बोले तो अटेंशन डेफिसिट, यानी अवधान में कमी, ध्यान लगाने में कमी। अटेंशन में क्या हो जाता है? डेफिसिट, तो ध्यान लगाने में हो जाती है कमी। ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। हाइपर एक्टिविटी, एक तो बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता, ऊपर से वो हाइपर एक्टिव रहता है, टिक के नहीं बैठ पाता, कभी उछलता कूदता रहेगा, इधर से उधर जाता रहेगा, है ना, डिस्टर्ब करता रहेगा क्लास को कई बार। तो वो जान के नहीं कर रहा, वो उसका नेचर ही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सोशल मीडिया की वजह से बाकी लोगों में भी बहुत देखने को मिला है कि आपका ध्यान एक जगह ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता। सबको अब 30 सेकंड की रील चाहिए। जब वो पढ़ने की क्लास देखते हैं तो उनको लगता है इतना स्लो क्यों चल रहे हो, दौड़ लगाओ, 30 सेकंड में पढ़ा दो, 1 मिनट में पढ़ा दो, हद से हद, है ना, ज्यादा से भी ज्यादा, मुश्किल से मुश्किल भी 1 मिनट ले लो पढ़ाने में। ऐसे थोड़ी आप 1 घंटा पढ़ाओगे, 1.5 घंटा पढ़ाओगे, तो ध्यान नहीं टिक पाता हमारा। तो अटेंशन में डेफिसिट हो गया है बहुत बड़े नंबर पे, मतलब बड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हमारी सबकी अटेंशन में कमी आई है पहले से। एक वो भी जमाना था ना जब इंटरनेट ऐसे वो बफर होता ही रहता था, तब जाके एक साइट खुलने में, कोई भी एक वेबसाइट खोलो पता नहीं कितनी देर लेती थी। अब हम वो वेबसाइट बंद कर देते हैं अगर विदिन सेकंड्स ना खुले तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ठीक, तो ऐसे बच्चों को डील करने के लिए आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी चीजें। पोल दे दो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का पोल आपके सामने, जवाब दीजिए। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क या कारण देखना है। टाइम क्लास का आपका अभी तो डबल क्लास लगाई हुई है मैंने सीटेड वाले बैच में, तो एक 6 बजे, एक 7:30 बजे है और यूट्यूब पे 9 बजे है आपकी क्लास। कल से थोड़ा जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया शुभम, धन्यवाद। लाइक शेयर भी करते रहना साथ साथ। कथन पढ़िए, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? 51% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करते रहना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या है? स्टीरियोटाइप्स या बायसेस, कि आप क्योंकि किसी एक जाति समूह से आते हैं, किसी एक स्टेट से आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है जो आपकी जाति के बच्चे हैं आप उनको फेवर करते हैं, या आपका कोई एक फेवरेट स्टूडेंट है बाकी को आप पसंद ही नहीं करते क्लास में, है ना। तो आपके जो पूर्वाग्रह हैं, जो आपके स्टीरियोटाइप हैं, क्योंकि आप भी एक इंसान ही हैं, आप भी समाज से ही निकले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके अपने स्टीरियोटाइप हो सकता है आप लड़कियों को कमजोर समझते हो, लड़कों को बहुत बाहुबली समझते हो, है ना, या सोचते हो मैथ्स में तो लड़कियां कमजोर ही होंगी। तो ये क्या है? एक तरह का स्टीरियोटाइप और बायस है, अगर किसी ने ऐसा सोचा हुआ है तो टीचर्स को भी, और या किसी जाति संप्रदाय समूह को आप सपोर्ट करते हो। अगर आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब पता नहीं कहां चले जाएं। जबकि क्लासरूम में एज अ टीचर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आपको इस चीज से फायदा नहीं होगा, आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। हो सकता है आपका पर्सनल बिलीफ सिस्टम कुछ और कहता हो, आप किसी जाति समुदाय में विश्वास करते भी हो, लेकिन क्लासरूम में बच्चों को आप बच्चों की तरह से देखते हैं, है ना। आप अपने पूर्वाग्रहों पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं मेरा कोई व्यवहार या मेरा कोई बिलीफ सिस्टम बच्चों के लिए घातक बन रहा हो। ये जरूरी है, ये चेक करते रहना चाहिए समय समय पे। ये बात एकदम ट्रू है। रीजन क्या है इसका? कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? चिंतनशील होते हैं टीचर। मतलब अगर आप सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की बात करें, क्योंकि आपकी क्लास में सिर्फ एक जाति, एक संप्रदाय, एक समूह, एक संस्कृति का बच्चा तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे, अलग अलग त्योहार मनाने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग तरीके से रहने वाले। यूनिफॉर्म तो खैर स्कूल में सेम हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग है, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, तो आपको सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण तभी कहा जाएगा जब शिक्षक अपने ही बायस और स्टीरियोटाइप के प्रति क्या हो, चिंतनशील हो, उन पे विचार करे कि वो कहीं गलत है तो उसको ठीक कर ले। तो दोनों बातें सही है, ये इसका सही रीजन है कि क्यों करना चाहिए ऐसा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। देखिए एक क्लास में तो प्रॉपर समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। स्पीड हम समय के साथ बढ़ाते चले जाएंगे, डोंट वरी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द, इस वर्ड को कहीं दिमाग में बिठा लीजिए, इससे ज्यादा पॉजिटिव वर्ड आपके पूरे पेपर में है नहीं कहीं। एक तो मीनिंग मेकिंग और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, बच्चे के पक्ष में है ये दोनों बातें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उससे आप अर्थ निर्माण कर सकें, उसे कुछ जीवन में आप जोड़ सकें। रिसीव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी, यानी एक तो आप मीनिंग मेकिंग कर पाए, किसी इंफॉर्मेशन को देख के कुछ अर्थ समझ में आ पाए, आप जीवन से जोड़ पाए। दूसरा, उसको स्टोर कर पाए अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में, कि आपके दिमाग में वो चीज आगे के लिए रहे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसेंशियल क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन 65% लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही भी है। यानी फॉरगेटिंग, अगर भूल जाएंगे तो कहां से मेमोरी में ये चीज स्टोर हो पाएगी। रिट्रीवल, और रिट्रीवल तो तभी हो पाएगा जब आपका ध्यान कहीं गया होगा, अटेंशन गई होगी कहीं। अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और समझी है तो उससे पहले ध्यान तो दिया होगा, तो अटेंशन अगर नहीं गई है, अगर अटेंशन ही नहीं है किसी चीज पे, तो याद कहां से होगी वो चीज। तो ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां। तभी आप पहले तो बिना ध्यान दिए आप मीनिंग मेकिंग नहीं कर पाएंगे, अर्थ निर्माण नहीं कर पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है, कवि कहना क्या चाहते हैं। बिना कविता पढ़े कैसे काम चलेगा, और कविता पढ़ेंगे कैसे अगर ध्यान से नहीं समझा तो ध्यान से क्या होगा, एक तो आप अर्थ निर्माण कर पाएंगे, मीनिंग मेकिंग कर पाएंगे, दूसरा मेमोरी में वो स्टोर भी हो पाएगा। रिट्रीवल तो बाद की प्रोसेस है। थर्ड, भाई आप पुनर्प्राप्ति तो तब करेंगे ना, पहले अटेंशन देंगे, इसको स्टोर करेंगे, फिर रिट्रीवल करेंगे। कि आपने एक नंबर, मान लीजिए आपने एक नंबर देखा और आपने क्या किया, इस पे अटेंशन दी, अटेंशन देकर के आपने दिमाग में धारण किया, आप इसको दोबारा से बता रहे हैं, नंबर याद हो गया आपको 9599161025। ये क्या है, रिट्रीवल है। रिट्रीवल होगा कब, अगर मेरा ध्यान ही नहीं गया होता इस पे, तो कहां से ये मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता और कैसे मैं इसको रिट्रीव कर पाती। तो अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। डिके तो होता है शयन, यानी आपके दिमाग से निकल जाए वो चीज, या उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, आधा अधूरा याद रह जाए। और फॉरगेटिंग तो अपने आप में ही भूलना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ज्यादा स्लो चल रहे हैं हम। बफरिंग की शिकायत बहुत है। एक बार कमेंट वो करना, पोल देना। अच्छा पोल ही है, चलो रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद देंगे, पहले आप क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लो। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? यानी कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है। मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी सामाजिक विकास के अंदर ही तो नैतिक विकास आता है कि सही और गलत ये सब हम समाज में ही तो कहते हैं। एनिमल्स में, जंगल में जाकर के देखिए, उनका तो कोई मॉरलिटी, एथिक्स, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, तो उन्होंने बच्चे के तर्क को बच्चे का तर्क किसके बारे में, रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ, यानी कानून के अराउंड। तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द किस स्टेज में घूमेगा? लॉ एंड ऑर्डर करके इनकी एक स्टेज है जिसमें ये कहते हैं कि जो नियम है वो फाइनल है, रूल इज रूल। ये किस में आएगा? सेकेंड लेवल पे, कन्वेंशनल मॉरलिटी में। फोर्थ स्टेज है ये लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें रूल्स आर फिक्स्ड, नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। अगर किसी ने गलती की है, इंटेंशन कुछ भी हो, सजा मिलेगी। रेड लाइट तोड़ी है, चालान होगा। गलती से तोड़ी हो, किसी की जान बचाने के लिए तोड़ी हो, हॉस्पिटल भागने के लिए तोड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या है? ये है कन्वेंशनल मॉरलिटी, फोर्थ लेवल और सेकेंड लेवल और फोर्थ स्टेज। पारंपरिक नैतिकता, परंपराओं के अनुसार जो चीजें चल रही हैं, ट्रेडिशंस के अनुसार। प्री कन्वेंशनल में उतना होश होता नहीं है। और हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस जो है, पियाजे की मॉरलिटी की थियरी है, ये आपके काम का सच रहता नहीं है सीटेट में। ऑनलाइन में फिर भी एक आध बार पूछ लिया था इन्होंने, तो ये तो पियाजे के हिसाब से मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो, हेट्रोनॉमस लिखा हो यानी एक्सटर्नल मॉरलिटी, जो बाहर के नियम कायदे कानून है, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। और ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वयं की, आपके, यानी बच्चे का सेल्फ के नियम। तो बस ये मुख्य अंतर है। ठीक, प्री कन्वेंशनल तो इनकी ही थियरी में है, आगे चल के पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, टोटल मॉरलिटी के 3 लेवल दिए हैं, स्टेज दिए हैं 6, हर एक लेवल पे 2 स्टेज हैं। ठीक, इस पर चर्चा डिटेल में कभी और करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पोल लीजिएगा और जवाब कीजिएगा। देखिएगा एक बार,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत पूछा है किसका, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरी का, यानी संरचनावादी या रचनावादी सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है, मुख्य रूप से मुद्दा है क्या। अगर हम बात करें, कोई कह रहा है लेवल 3 स्टेज 6, हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर, इसमें ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, ये सारे लोग, ये रचनावादी दर्शन कह लीजिए या एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। रचनावाद इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा ज्ञान की रचना करे, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। तो पियाजे, वाइगोस्की, ये बच्चे के बहुत ज्यादा पक्ष में, आपके सारे एनसीएफ वगैरह इसी पे बेस्ड हैं। आज की डेट में हम बहुत फॉलो करते हैं इस स्कूल को, क्योंकि बच्चे की ज्ञान की रचना, बच्चे को ज्ञान की रचना के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, कहीं ना कहीं अर्थ निर्माण की बात करता है, मीनिंग मेकिंग की, बच्चे को एक्टिव रखता है, अगर मैं कहूं सक्रिय रखता है, और वो ऑप्शन पूरी पेडागोजी में हर क्वेश्चन में काम आएगा जो बच्चे को एक्टिव रखे। बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बच्चे का हित है सबसे ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरमेंट, यानी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू, सक्रिय संलग्नता के माध्यम से। जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा क्या लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, आप उसको कुछ भी दे दो वो तोड़ के फोड़ के चीजों को समझेगा, या मतलब एक्टिविटी करके। तो ये बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं, नाम ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन, ठीक है ना बात। पैसिव नहीं हो सकता बच्चा, इनकी पूरी फिलॉसफी में बच्चा पैसिव यानी निष्क्रिय नहीं हो सकता, कोई रोबोट नहीं है वो बस बैठा हुआ है उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दो, वो एक्टिव होगा, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी करे, खुद से कोई एक्टिविटी करे, है ना। टीचर्स शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, एकदम खराब तरीका होता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश नहीं, आप बच्चे को एक्टिव रखिए, निर्देश मत दीजिए। अगर आप सिर्फ निर्देश देंगे तो बच्चा हो जाएगा पैसिव, और बच्चे को, आपको टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव चाहिए हमें। लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव करेक्ट आंसर्स एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, इसमें भी बच्चा पैसिव है, इन दोनों ही ऑप्शंस में बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो साफ साफ निष्क्रिय कर दिया बच्चे को। इन दोनों ऑप्शन में भी बच्चा उतना एक्टिव है ही नहीं जितना फर्स्ट ऑप्शन में है, ये वो अपने पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करके सक्रिय रूप से सीख रहा है, एक्टिविटी करके, वो सिर्फ ए ऑप्शन में है सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा, और इसीलिए वही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। वाइगोस्की के बारे में पूछ रहे हैं, वाइगोस्की भी क्या है, एक रचनावादी है। अगर संज्ञानात्मक विकास यानी आपकी थिंकिंग, आपके दिमाग का विकास, अगर मैं कहूं मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी आपकी समझ का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। तो बच्चे की समझ जो विकसित हो रही है, क्या हो गया, तो जो बच्चे की समझ विकसित हो रही है वो आपकी एक्टिविटी करके ही होगी, और समझ का विकसित होना संज्ञानात्मक विकास है, आप ये मान लेना कि दिमाग का विकास, ठीक है। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, यानी छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दें। चलो देखते हैं बाकी ऑप्शंस। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली, सिर्फ उन्हें वही काम दो जो वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं आज। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, देखो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो बच्चा पैसिव हो जाएगा, यहां पे निष्क्रिय हो जाएगा। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, यानी छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दें, तो क्या टीचर्स की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन देखने में लुभावना लगता है बट है नहीं, है ना, ऐसा लगता है कि टीचर की जरूरत ही नहीं, जबकि हमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव चाहिए, जहां जरूरत पड़े टीचर भी हो। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, वाइगोस्की क्या ऐसा ये कहते हैं, वो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि सिर्फ वो काम कराओ जो बच्चा खुद से कर सके, फिर तो आप वो कभी सीख नहीं पाएंगे जो आपको नहीं आता। भाई मान लीजिए आज आपके सीडीपी में 20 नंबर आते हैं 30 में से, तो आप सिर्फ उतना ही करें जितने टॉपिक आपको आते हैं, नया सीखे ही नहीं तो क्या होगा, कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है जो आप खुद से कर सकते हैं बस उतना ही करें, फिर आप हेल्प भी तो ले रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं या बैच में ले रहे हैं, एडमिशन किताब ले रहे हैं, ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो एक ही ऑप्शन सही है यहां, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, यानी आलंबन कह लीजिए इसको, पाड़ कह लीजिए, ढांचा कह लीजिए। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस है। आप साइकिल सीख रहे हैं और कोई पीछे से वो साइकिल पकड़ ले तो वो हेल्प दे रहा है आपको। आप सीढ़ी पे चढ़ के कोई सामान उतार रहे हैं कहीं से, अलमीरा से या कहीं से भी, और कोई पीछे से पकड़े हुए उस सीढ़ी को, या वो सीढ़ी अपने आप में स्कैफोल्डिंग है।
आप खुद से 20 नंबर ला सकते थे, लेट्स लर्न पे जोड़ के आप 30 में से 30 ला सकते हैं। तो वो जो 10 नंबर का गैप है वो आपको हेल्प, आप में क्षमता थी कि आप उतना सीख जाएं, बस आपको मदद चाहिए थी, टेम्परेरी हेल्प। ऐसा थोड़ी मैं जाऊंगी आपके साथ पेपर में, नहीं, आप खुद जाएंगे, खुद लेके आएंगे 30 में से 30, लेकिन उसके लिए स्कैफोल्डिंग चाहिए, टेम्परेरी हेल्प चाहिए। वो टेम्परेरी हेल्प मैं आपको दे रही हूं पेपर तक, ठीक है ना। तो टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, यही बात वाइगोस्की कह रहे हैं कि जरूरत जहां पड़े बच्चों को आप मदद दीजिए, उससे उसका संज्ञान, उसकी समझ बेहतर होगी मदद से। जहां हमें दिक्कत होती है हम डाउट पूछ लेते हैं, वो डाउट पूछना क्या है, जिससे भी आप डाउट पूछ रहे हैं वो आपके लिए स्कैफोल्डिंग का काम करेगा और उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। ये थियरी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन अलग से नहीं करने की जरूरत, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाने की जरूरत अलग से। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के पिछले 4-5 साल के सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीडीपी है तो ये तो पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, सिलेबस सेम है, लेवल सेम है, सब सेम है। तो आप पेपर 1 पेपर 2 के सेट लगाते जाइए सिर्फ प्रीवियस ईयर के, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करना है ना। और यही हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी है, जो भी सब्जेक्ट कॉमन है उनमें यही काम कीजिए आप, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। कोई कितना भी मॉक टेस्ट करा ले, इस लेवल के क्वेश्चंस खुद से नहीं बनाएगा, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो टीचर मेड टेस्ट है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें पता नहीं कितने एक्सपर्ट लोगों की टीम लगती है। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं। डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या है, सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा पढ़ पाए, एजुकेशन फॉर ऑल। चाहे बच्चा उसको विजुअल इंपेयरमेंट हो, दिखने में समस्या हो, सुनने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, गिफ्टेड हो यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि जो बोल नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल, जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे एजुकेशन फॉर ऑल। तो कौन सी एक चीज एजुकेशन फॉर ऑल को या समावेशी शिक्षा को, समावेशन को सपोर्ट नहीं करती? ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब जब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंक्लूसिव एजुकेशन, तो एक चीज बहुत ही पॉजिटिव रहती है, वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी निर्देशन, यानी बच्चे की नीड, उसके लेवल, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग बच्चे पे ध्यान दिया जाए और समझा जाए। तो ये तो अच्छी बात है, ये सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, ये तो पॉजिटिव बात है। हमें नेगेटिव चाहिए, डज नॉट लिखा हुआ है ना, जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, लीस्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यानी सिवाय, या सबसे कम महत्वपूर्ण, या सही नहीं है, इन तीनों पे ध्यान स्पेशली देना है। वो 3 इडियट वाले कान ऐसे खड़े कर लेना है और ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो डज नॉट सपोर्ट, तो ये तो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। हमें चाहिए नेगेटिव, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस, ये बात सही है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कहते हैं उसको, एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी इतना कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दे दो कि एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो कॉम्पीट कर रहा है देखने के लिए, है ना। मतलब बच्चा खुद की स्ट्रेंथ को छोड़ के बाकियों से कॉम्पिटिशन में लग जाए। तो एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस जो है ये एकदम खराब तरीका है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी और वैसे भी ओवरऑल। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, अच्छी बात है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह से आप रीजनेबली उनको एकोमोडेट कीजिए। ये तीनों बातें पॉजिटिव है, नेगेटिव है बी, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था। तो कंपटीशन को बढ़ावा देना एकदम खराब तरीका है पेडागोजी में, और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना यहाँ ठीक है, सहयोग को, ठीक है ना। और एक बार आप लोग पोल में जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। फिर से बफरिंग हो रही है यार, बफरिंग मैं अभी पूछूंगी आप लोगों से लास्ट में पोल लेके कि कितने लोगों ने बफरिंग का सामना किया, कितने हमारी तरफ से दिक्कत है, आपकी तरफ से। बीच में तो यहाँ शुरुआत में तो हुई थी बफरिंग, अब तो नहीं है कोई दिक्कत है सच। लाइव क्लास में भी ऐड क्या करें भाई, यूट्यूब देता है ऐड है, सब बंद करा दो, मत कमाने दो 4 पैसे लोगों को। देखना एक बार, चलो बहुत बढ़िया, 73% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलो देखते हैं। मैम लोड ज़्यादा है इसलिए बफरिंग, यार पहले तो नहीं होता था ना ऐसा, बहुत लर्नर्स एक साथ पढ़े हैं। देखो एक बार 78% लोग ए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक, यानी 6th to 8th लेवल पे, यहाँ प्राइमरी लिख देता तब भी बात सेम ही थी। शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्य, यानी वो अपने बारे में क्या सोचता है बच्चा, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे?
यानी बच्चे की अपने बारे में वो कैसा फील करता है, इस कॉन्सेप्ट को प्रभावित कर सकता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली जो टीचर है। कैसे? पहला ऑप्शन है रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करके, यानी वो उनको थोड़ा सा फ्रीडम देके अपनी एक्टिविटी में जो भी काम वो कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से अगर क्वेश्चन लिख करके ला रहे हैं तो उस चीज को, एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है किसी भी एक, चाहे वो क्लास को मैनेज करने का हो, बहुत सारी तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो बच्चा जहां इंडिपेंडेंट है वो तो अच्छी बात है। इससे बच्चों को अपने बारे में अच्छा महसूस होगा कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करेगा, तो टीचर उसको फ्रीडम भी दे रहे हैं और उसको उस चीज के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, वॉट। रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि उसको कोई पेंसिल दी जा रही है, कोई गिफ्ट बॉक्स दिया जा रहा है, नहीं, उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो वो भी उसके लिए रिवॉर्ड है। बात तो सही है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, यानी वो बच्चे, स्पेशल स्टूडेंट हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, वो बच्चे जिनको कोई भी स्पेशल नीड है, यानी विजुअली इंपेयर्ड है, देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, डेफ एंड डम, मूक बधिर हो सकते हैं, या चलने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, व्हील चेयर पे है, तो स्पेशल स्टूडेंट से आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, वो एकदम खराब तरीका है। वो अपने तरीके से सक्षम है, वो स्पेशली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड नहीं है, ठीक है ना। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ टीचर लो होगी तो बच्चा भी फिर वैसे ही काम करेगा कि यार टीचर तो वैसे भी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करती नहीं है, मैं तो हुई बुद्धू, तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों ही पढ़ूं, माँ बाप भी यही सोचते हैं। तो लो एक्सपेक्टेशन का, टीचर की एक्सपेक्टेशन का बच्चे के प्रदर्शन पे, परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है। पनिशिंग, इसलिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होगी तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। पनिश करना तो आपको अलाउड ही नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ कहता है नो मुर्गा एंड मुर्गी बनाना, कोई दंड आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो एक ही ऑप्शन अच्छा था जो जिसमें बच्चा एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, वाइगॉस्की के बारे में ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की से कम 3 क्वेश्चन हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD कह देते हैं हम, ठीक है। लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया, किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, यानी सिर्फ पेड़ पौधों के साथ, वो तो सोशल एनवायरनमेंट को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, तो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, ये एक बार को प्याजे के बारे में होता तो हम मान लेते। इंटरेक्टिंग विद मोर नॉलेजेबल अदर, पेड़ पौधों के साथ थोड़ी ना इंटरेक्ट करके, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता हो। मान लीजिए आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है, और ये सच भी है कि मैं सालों से इस चीज में एक्सपीरियंस्ड हूं, या ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं हम लोग। कितने सारे लर्नर्स हैं जो 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आए हैं, तो इस केस में मैं मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। हो सकता है आप मुझे मैथ्स पढ़ा दें, कोई और सब्जेक्ट आपका अच्छा हो तो आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। तो वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर के साथ मिलकर के, या एक्सपीरियंस करके, या इंटरैक्ट करके, बातचीत करके, क्लासरूम में, बड़े हो सकते हैं घर में, कोई मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प कर दे उसको, वो मोर नॉलेजेबल अदर है, जिस क्षेत्र में वो उससे ज्यादा जानता हो, ठीक है। वाइल वर्किंग इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब ये बात हमने डिस्कस की है, अगर आपने प्रीवियस सेशंस भी देखे होंगे, आप बैच में अभी होंगे, अभी तो चलेगा, कि ये कहां विद इन देयर ZPD, भाई जो एक दायरा है जिसके अंदर सीख सकता है व्यक्ति, उस दायरे में मदद चाहिए, उस दायरे में मोर नॉलेजेबल अदर के साथ इंटरेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है जो मेरी रीच के बाहर है उस चीज में हेल्प चाहिए। अगर आपको, मुझे पता है कि आप 20 नंबर ला सकते हैं, 10 नंबर की और संभावना है, ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी, हम पढ़ेंगे, क्लासेस लेंगे, आप कोचिंग लेंगे, व्हाटएवर, और आप स्कोर कर जाएंगे, सीटेट आप क्रैक कर सकते हैं, आप में वो क्षमता थी, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में थी, है ना, संभावित विकास के दायरे में थी कि संभावना यहां तक विकास हो सकता है, एक दायरा ऐसा है, ठीक, आप यहां थे खुद से, इस दायरे में अगर आपको हेल्प मिल जाए, मोर नॉलेजेबल अदर की स्कैफोल्डिंग मिल जाए, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दायरे में साइंटिस्ट बनना भी हो गया, अब वो आपके दायरे से ही बाहर है, तो विद इन मिलनी चाहिए ना, इस दायरे के अंदर मिलनी चाहिए मदद मोर नॉलेजेबल अदर से, जिस दायरे में संभावना है कि आप सीख सकते हैं। तो अधिक जानकार अन्य से किसके अंदर मिलनी चाहिए, समीप दूराभिमुख विकास, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर, जहां तक प्रॉक्सिमिटी मतलब संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है, इसके अंदर, इस दायरे के अंदर। अगर आपके दायरे में साइंटिस्ट बनना है ही नहीं तो कैसे आपको मदद से साइंटिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट आउटसाइड नहीं, विद इन दी ZPD, बाहर मदद देने का क्या फायदा है, दायरे के बाहर मदद देंगे तो समझ ही नहीं आएगा बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, असर्शन क्या है भाई, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है। हमने एज बनाई हुई है कि भाई 5 से 11 वर्ष में मिडिल चाइल्डहुड में होगा बच्चा, 12 से 18 वर्ष में एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में होगा, या WHO कहता है 10 से 19 में होगा, है ना। ये हमने एजेस बनाई तो हुई हैं, ये स्टेजेस के हिसाब से हमने अपनी सहूलियत के लिए स्टेजेस बनाई हुई हैं। लेकिन सच ये है, क्या एक दिन अचानक से आज तारीख है मान लीजिए जितनी भी है, क्या डेट है आज 21 मार्च, तो 21 मार्च को एक बच्चा है जो 11 साल का है, कल वो 22 मार्च को 12 का हो जाएगा, तो अचानक से कोई दुनिया पलट जाएगी उसकी, एकदम से कोई ऐसा परिवर्तन हो जाएगा 12 का होते ही कि पता नहीं अलग से पता लग गया कोई स्पेसिफिक डिफाइनेबल मूवमेंट है, नहीं, वो तो ग्रेजुअली चल रही हैं चीजें, ठीक है ना। तो डिफाइनेबल मूवमेंट है ये कहना गलत होगा कि एक दिन निर्धारित करते हैं और सारे चेंजेस जो भी प्यूबर्टी के आने हैं, एडोलेसेंस के आने हैं, उसकी आवाज में परिवर्तन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लड़कियों में शुरू होनी है तो वो उस तुरंत किसी एक डिफाइनेबल मूवमेंट में शुरू होगी, नहीं। अगर सेम एज के 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, यानी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, जरूरी नहीं उनमें जो भी प्यूबर्टिकल चेंजेस, जो प्यूबर्टी की वजह से आने वाले चेंजेस हैं, एडोलेसेंस में जो आने वाले चेंजेस हैं, वो सेम डे पे होंगे, बेशक सेम एज हो। तो एज तो हमने समझने के लिए बनाई हुई है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता कि आज ही बच्चे के दांत इसी दिन निकलेंगे, अब ये 1 साल 1 महीने का हो गया तो अब तो ये हो ही जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। तो कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, ये कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की एक डिबेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे कि पियाजे, कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो स्टेज में बांट दिया, इतने से इतने में इतना, फिर इतने से इतने में इतना, डिफाइनेबल है ये जब हम एज में बांट रहे हैं तो। लेकिन जब हम कह रहे हैं नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कोई एक डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है कि आज एडोलेसेंस में और कल इसमें चले जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस कौन कह रहा है, वाइगॉस्की। और ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस ही मानते हैं, तो आपको विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मान के चलना है, अनटिल अनलेस पियाजे ना लिखा हो या डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात ना हुई हो, कि आप चढ़ते चले जाते हैं, एक सीढ़ी है मान लीजिए, कॉन्टिन्यूटी में चले जाते हैं, इसलिए वाइगॉस्की ने एज को कोई खास महत्व दिया भी नहीं है।